हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 2 ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। राइट, अभी तक हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं। जो इनिशियली पहले लेक्चर्स में हमने सम सॉल्व किए थे वो भी डिसोल्यूशन के थे। वो सिंपल डिसोल्यूशन था जिसमें पार्टनर का इंसॉल्वेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। लास्ट 3-4 लेक्चर में हमने सम सॉल्व किए अबाउट वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी के सम, जहाँ पर 3 पार्टनर है, तीनों में से अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो हमें उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है और फिर उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। राइट, तो वो हमने लास्ट कुछ सम्स में पढ़ा या लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ा। आज का जो सम है इट इज़ अबाउट ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। किस बारे में है? सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए उसके बारे में है। राइट, तो इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी से ये थोड़ा सा आसान है बट थोड़ा लेंदी है। आसान है बट थोड़ा लेंदी है। इसमें स्टेप्स 1 to 9 ही होगी बट स्टेप्स में कुछ छोटे मॉडिफिकेशन हो गए। 1-2 स्टेप्स में वी नीड टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दी आपका चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे पार्टनर, अगर 3 पार्टनर तो तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, 2 है तो दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऑल पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। ये इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर है। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले उसे पढ़ते हैं, समझते हैं, फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राणे काने एंड माने एज ऑन 31 मार्च 2019। तो राणे काने माने पार्टनर्स है। राइट, उनकी बैलेंस शीट दी है। लायबिलिटी में राणे एंड काने का कैपिटल, बट अगर माने का कैपिटल देखोगे तो वो है एसेट्स में है। तो फिर से 2 पार्टनर का कैपिटल लायबिलिटी में है और 1 पार्टनर का कैपिटल एसेट्स में है। तो लायबिलिटी वाला कैपिटल पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, एसेट वाला कैपिटल पार्टनर कैपिटल के डेबिट में जाएगा। फिर लायबिलिटीज में देयर इज सन्ड्री क्रेडिटर, देयर इज राणेज लोन, यानी कि पार्टनर लोन है, राणे इज द पार्टनर, पार्टनर लोन है। तो ये भी हमें पढ़ना है कि जब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी होता है तो पार्टनर लोन को यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। वो हम आज पढ़ने वाले हैं कि पार्टनर लोन को क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा। राइट, थोड़ी देर में उसे डिस्कस करते हैं। अभी के लिए बस याद रखो कि राणे लोन इज देयर। अगर नॉर्मल इससे पहले जितने भी हमने सम सॉल्व किए उस प्रकार से सम होता तो हम राणे लोन का क्या करते, अलग से लेजर बनाते एंड उसे फिर स्टेप वाइज पे कर देते। ये नो स्टेप 7 में उसे पे करके उसे सेटल कर देते। बट इस बार ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में अगर पार्टनर लोन दिया है तो उसे हमें थोड़ा सा अलग ट्रीट करना है, यानी कि इसके लिए हमें कोई अलग से सेपरेट लेजर नहीं बनाना है। अगर पार्टनर लोन है तो वो पार्टनर कैपिटल में पोस्ट करना है। क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा कि अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के सम में पार्टनर लोन की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया राणे लोन, तो राणे लोन का अलग से लेजर नहीं बनाना है, राणे लोन का अलग से अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है। राणे लोन का अमाउंट उठा के राणे कैपिटल में पोस्ट करना है, यानी कि पार्टनर लोन को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। ऐसा कब करना है, व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। इससे पहले हमने जितने भी सम्स किए उसमें अगर पार्टनर लोन दिया जाता तो हम पार्टनर लोन का क्या करेंगे, सेपरेट लेजर बनाएंगे, यस और नो, एंड स्टेप 7 में उसे हम पे करेंगे, सेटल करेंगे। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। राइट, तो राणे लोन के लिए अलग से लेजर नहीं बनेगा। राइट, आगे एसेट्स में उन्होंने क्या दिया, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश। राइट, एंड माने का कैपिटल, तो ये भी रेगुलर आइटम है, इसमें कैश है, तो जब हम लेजर ड्रॉ करेंगे हमें कैश का लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, मतलब पार्टनरशिप इज इनेबल टू पे द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करने में आप असमर्थ हो, मतलब ही इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर आर in insolvency, they are insolvent। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है सिंपली। राइट, दे आर अनेबल या देयर इज अ इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि जिनसे हमने सामान या फिर पैसा उधार लिया है, उन्हें हमें पैसा देना है, उनको रिपे करना है, बट वी आर इनेबल टू पे। राइट, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो अगर पैसा नहीं तो फिर घर से लाओ, बट घर से भी नहीं ला सकते। इसका सिंपल मतलब क्या है, ऑल द पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। राइट, आगे उन्होंने कहा ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व कर दी। काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग, काने माने अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं ला सकते, बट राणे कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। बट राणे क्या कर सकता है, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से 3000 रुपया बिजनेस में ला सकता है। स्टॉक रियलाइज्ड,
राइट। आगे वो क्या कह रहे हैं, स्टॉक रियलाइज्ड 30,000, डेटर रियलाइज्ड 32,000, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000। तो एसेट्स बेचे, ऑन डिसोल्यूशन क्या होगा, एसेट्स बेचोगे, उन्हें स्पेसिफिकली नहीं कहा है। डिसोल्यूशन हुआ मतलब एसेट्स बेचना पड़ेगा, राइट। पार्टनर ले नहीं रहे या पार्टनर लेने की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब उसे बेचना ही पड़ेगा। तो किसे बेचा, स्टॉक को 30,000 में बेचा, डेटर्स को 32,000 में बेचा, फर्नीचर को 2,000 में बेचा। एंड लास्ट लाइन पर उन्होंने कहा, या लास्ट उन्होंने सेंटेंस दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। सो देयर आर डिफरेंट एडजस्टमेंट, बस उन्होंने नंबर नहीं दिया है। पहले एडजस्टमेंट में कहा है कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए, उसमें से राणे केवल 3,000 रुपये प्राइवेट एस्टेट से ला सकता है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि आपने स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर बेचा। एंड तीसरे स्टेटमेंट में कहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 रुपये आपको देने पड़े। तो आई कैन से देयर आर 3 डिफरेंट एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। हमें करना क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ। तो व्हाट आर द नेसेसरी लेजर अकाउंट, इससे पहले हमने जितने भी सम सॉल्व किए, पहला अकाउंट कौन सा है, रियलाइजेशन अकाउंट, वो तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। दूसरा कौन सा ड्रॉ करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तीसरा कौन सा ड्रॉ करते हैं, तीसरा हम कैश या फिर बैंक अकाउंट ड्रॉ करते हैं, वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने कैश के बारे में एसेट्स में इंफॉर्मेशन दी, तो हमें कैश अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 3 लेजर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, यस और नो। तो ये 3 लेजर तो हमें बनाने हैं। बट व्हेन देयर इज ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम, आपको एडिशनल और कुछ लेजर बनाने हैं, जैसे कि जितनी भी लायबिलिटीज है, पार्टनर लोन छोड़ के, पार्टनर कैपिटल छोड़ के जितनी भी लायबिलिटीज है, हर लायबिलिटी के लिए एक सेपरेट लेजर बनेगा। से फॉर एग्जांपल आज के क्वेश्चन में लायबिलिटी में कैपिटल एंड राणे लोन, यानी कि पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर लोन छोड़ के कौन सी लायबिलिटी बचती है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स बचता है 80,000। तो मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अलग से लेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए सेपरेट लेजर बनाना पड़ेगा। कब बनाना है सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए सेपरेट लेजर, व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। जब भी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम आएगा, जितनी भी लायबिलिटीज हो, इसमें अगर सन्ड्री क्रेडिटर के साथ साथ बिल्स पेएबल होता या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, तो उनके लिए आपको सेपरेट लेजर ड्रॉ करना है। इस बार एक ही लायबिलिटी है, इस क्वेश्चन में एक ही लायबिलिटी है। आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि 2 लायबिलिटीज होगी, तो फिर उनका 2 अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा, राइट। इस बार सिंपल है, एक ही लायबिलिटी, कौन सी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मुझे सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाना पड़ेगा। एंड कंपल्सरीली मुझे लास्ट और एक लेजर बनाना पड़ेगा, दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में कंपल्सरीली यू हैव टू प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट, कंपल्सरीली ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा, राइट। प्लस कौन से और लेजर बनेंगे, जितनी भी लायबिलिटीज है, पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर लोन को छोड़ के जो लायबिलिटीज है, उनका सेपरेट लेजर बनेगा। इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या कहा, फिर से ध्यान से सुनो। जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम आएगा, तो क्वेश्चन में अगर पार्टनर लोन दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया राणे लोन, तो हमें राणे लोन के लिए सेपरेट लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर हमें एक्स्ट्रा लेजर्स बनाने पड़ेंगे। जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, हमें एक्स्ट्रा लेजर्स बनाने। कौन से एक्स्ट्रा लेजर बनाने हैं, तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर कैपिटल एंड पार्टनर लोन को छोड़ के जो लायबिलिटी बचेगी, उनका लेजर बनेगा। तो कैपिटल एंड लोन को छोड़ के सन्ड्री क्रेडिटर्स बचता है, तो मुझे सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाना है। एंड कंपल्सरीली एंड में मुझे डेफिशिएंसी का लेजर बनाना है। मतलब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, तो हमें 5 लेजर बनाने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, जो हम हमेशा बनाते हैं। फिर दूसरा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम हमेशा बनाते हैं। तीसरा कैश अकाउंट, वो भी हम हमेशा बनाते हैं। चौथा मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। एंड 5वां डेफिशिएंसी अकाउंट। सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट हम पहली बार ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का सम है। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के सम में हमें हर एक लायबिलिटी का सेपरेट लेजर बनाना है। यहाँ पर हमारे पास एक ही लायबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर का सेपरेट लेजर बनाऊंगा। एंड उसके साथ साथ कंपल्सरीली एंड में डेफिशिएंसी का एक लेजर ड्रॉ करूंगा। मतलब आई नीड टू प्रिपेयर 5 लेजर, राइट। तो मैं फटाफट आ रहा हूं फर्स्ट पेज पर मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राणे काने एंड माने रियलाइजेशन अकाउंट। एंड उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राणे का कॉलम, काने का कॉलम, माने का कॉलम ऑन बोथ द साइड। तो ये रेगुलर है फर्स्ट पेज, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब सेकंड पेज पर मैं ड्रॉ करूंगा, तो पहले मैं कैश का लेजर ड्रॉ कर रहा हूं, कैश अकाउंट। फिर जैसे मैंने कहा सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट या क्रेडिटर्स का अकाउंट एंड डेफिशिएंसी अकाउंट। तो टोटल 5 लेजर मुझे ड्रॉ
करने हैं तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, ये 2 पेजेस मिला के फॉर्मेट रेडी करो। फॉर्मेट रेडी करने के बाद मेरे साथ सम को आगे सॉल्व करो। चलो तो पॉज द वीडियो। चलो तो सब ने फॉर्मेट रेडी कर दिया, ये 5 लेजर सबके रेडी हो गए। अब हमें सम को सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पर 2 एडिशनल लेजर है, लेजर बढ़ने से आपके स्टेप्स कम या ज्यादा नहीं होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी 1 to 9 बट देयर विल बी लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इन दिस स्टेप। तो हमारा स्टेप 1 क्या कहता है? तो स्टेप 1 कहता है पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस के साथ शुरुआत करो। तो लायबिलिटी में देखो मेरे पास राणे एंड काने का कैपिटल है, उनको मैं इमीडिएटली उठा के कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 6,000। मैंने राणे काने का कैपिटल बैलेंस लायबिलिटी से उठा के उनके कैपिटल के क्रेडिट में लिखा। वेयर इज माने का कैपिटल बैलेंस? तो माने का कैपिटल बैलेंस इज ऑन द एसेट साइड, उसे उठा के मैं कैपिटल के डेबिट में लिख रहा हूँ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन माने के कॉलम में 20,000। तो स्टेप 1 कहता है पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस के साथ शुरुआत करो। मैंने पहले राणे एंड काने का कैपिटल के क्रेडिट में लिखा एंड माने का कैपिटल डेबिट में लिखा, क्योंकि माने का कैपिटल इज ऑन द एसेट साइड एंड राणे एंड काने का कैपिटल इज ऑन द लायबिलिटी साइड, राइट। तो स्टेप 1 के हिसाब से सिंपल हो गया, पार्टनर्स कैपिटल लिख लिया। अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन PSR। तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन एसेट्स लायबिलिटी दोनों साइड पढ़ी है। इन दोनों में ना कहीं हमें डिस्ट्रीब्यूशन, ना कहीं पर हमें जनरल रिजर्व मिला, ना कहीं पर हमें रिजर्व फंड दिखा, ना कहीं पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, ना जनरल रिजर्व है, ना रिजर्व फंड है, ना P&L अकाउंट है। तो सिंपली स्टेप 2 को इग्नोर करो, स्टेप 3 पर आओ। स्टेप 3 क्या कहता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ऑब्लिक बैंक। तो एसेट्स में देखो हमारे पास क्या है? कैश है। कितना है? 2000। तो इसको उठा के मुझे कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूँ सेकंड पेज पर, कैश के डेबिट में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। कैश का बैलेंस एज पर स्टेप 3 मैंने कैश अकाउंट में लिख लिया एज बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। चलते हैं ऑन स्टेप 4। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप वही, चौथी स्टेप भी वही, कुछ नया नहीं। चौथी स्टेप क्या कहता है? क्लोज ऑल एसेट्स या क्लोज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑल अनटच्ड एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैलेंस शीट से सारे अनटच्ड एसेट्स को उठाना है, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करना है। तो अगर आप एसेट्स में देखोगे तो इसमें अनटच क्या है? फर्नीचर है, डेटर है, स्टॉक है। कैश ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया, कैपिटल ऑफ माने ऑलरेडी हमने पोस्ट कर दिया, तो बचता है फर्नीचर, डेटर, स्टॉक। तो इन तीनों को उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट करना है। बट डेबिट में पोस्ट करने से पहले मैं लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स, इमीडिएटली उसे अंडरलाइन करके फर्नीचर 6000, उसके नीचे इमीडिएटली डेटर्स 40,000, उसके नीचे स्टॉक 48,000, तीनों एसेट्स मिला के 94,000 आउटर कॉलम में चला गया। तो मैंने क्या किया? एसेट्स को उठाया, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट किया। तो एज पर स्टेप 4 मैंने अनटच्ड एसेट्स उठाए, रियलाइजेशन के डेबिट में पोस्ट किए। तो बाय स्टेप 4 इज कंप्लीटेड। मैं इमीडिएटली जंप कर रहा हूँ ऑन स्टेप नंबर 5 विच इज क्लोज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑल अनटच्ड लायबिलिटीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट और टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो अगर मैं लायबिलिटी साइड में आता हूं तो लायबिलिटी साइड में कौन कौन अनटच है? तो सन्ड्री क्रेडिटर एंड राणे लोन इज अनटच। सन्ड्री क्रेडिटर्स को अभी तक मैंने हाथ नहीं लगाया, राणे लोन को मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, कैपिटल मैंने ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर दिया। तो अनटच में सन्ड्री क्रेडिटर्स है एंड राणे लोन है। अब सन्ड्री क्रेडिटर एंड राणे लोन में हमने सेपरेट लेजर किसके लिए बनाया है? हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए सेपरेट लेजर बनाया है। तो मैं क्या करूंगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स को उठा के सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेजर में पोस्ट करूंगा। तो मैं आ रहा हूं ऑन द सेकंड पेज जहां पर मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस में उठा के क्रेडिटर्स के क्रेडिट में लिख रहा हूं एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, राइट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का बैलेंस सन्ड्री क्रेडिटर्स के लेजर में चला गया एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अंडर स्टेप नंबर 5, राइट। अभी भी मेरे पास बचता है राणे लोन, यस और नो। तो राणे लोन का क्या करना है? तो राणे लोन को हमें राणे कैपिटल में पोस्ट करना है। मैंने क्वेश्चन के शुरुआत में ही कहा था कि जब भी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के सम में पार्टनर का लोन क्वेश्चन में है तो पार्टनर लोन की अमाउंट उठा के पार्टनर कैपिटल में पोस्ट करनी है। तो मैं आ रहा हूं ऑन द सेकंड पेज, मैं राणे लोन का 2000 उठा के राणे कैपिटल के क्रेडिट में पोस्ट कर रहा हूं बाय राणे लोन 20,000।
अब क्रेडिट में क्यों? क्योंकि लोन कैरीज क्रेडिट बैलेंस या लायबिलिटी कैरीज क्रेडिट बैलेंस। राणे लोन इज लायबिलिटी, लायबिलिटी कैरी क्रेडिट बैलेंस। तो राणे लोन, राणे कैपिटल, दिस इज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राणे के कॉलम में चला गया 20,000, तो बाय राणे लोन 20,000। तो ये छोटा सा पॉइंट बैक ऑफ द माइंड रखो कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में पार्टनर लोन दिखा, उठाओ, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिख दो, बाकी की लायबिलिटीज के लिए अलग से लेजर ड्रॉ करो। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पार्टनर लोन है बट उसका सेपरेट लेजर ड्रॉ नहीं कर रहे, उल्टा उसे उठा के हम पार्टनर कैपिटल में पोस्ट कर रहे हैं। तो कीप दिस इन माइंड। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर हमारा स्टेप 5 भी कंप्लीट हुआ। मैं चलता हूँ ऑन स्टेप 6 जो रेगुलर है, अकाउंटिंग फॉर एसेट्स रियलाइज एज पर एडजस्टमेंट एंड गिव डबल इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट में देख के जो जो एसेट्स बेची उनको बेचो एंड उसका डबल इफेक्ट दे दो। तो कौन से एडजस्टमेंट में आपको बताया है? तो उन्होंने एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर्स रियलाइज 32,000 एंड फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2,000। तो इसका रेगुलर वही डबल इफेक्ट, एक एसेट्स बेचोगे पहला इफेक्ट जाएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, एसेट जाने की एंट्री, एंड उससे जो पैसा आएगा वो कैश में जमा होगा, राइट। हमारे पास इस बार कैश का अकाउंट या कैश का लेजर हमने ड्रॉ किया है। तो पहला इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं एज बाय कैश, अंडरलाइन करके मैं क्या क्या बेच रहा हूं? स्टॉक 30,000, डेटर्स 32,000 एंड फर्नीचर 2,000, तीनों एसेट्स मिला के मैं बेच रहा हूं फॉर 64,000। स्टेप 6 कहता है एसेट्स को बेच दो। तो ये एसेट्स को बेचने का पहला इफेक्ट, अब मेरे पास टोटल 64,000 रुपीज़ आएंगे। ये पैसा कहाँ जमा होगा? मेरे कैश अकाउंट में जमा होगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट में उठा के सेकंड पेज पर कैश अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000। तो एसेट्स गई एंड उसके बदले में मेरे पास कैश अकाउंट में 64,000 रुपीज़ जमा हुए। तो एसेट्स बेचने का डबल इफेक्ट हुआ। क्या डबल इफेक्ट हुआ? एसेट्स बेची, पैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट होता तो बैंक अकाउंट में जमा करते, यहाँ पर कैश अकाउंट है तो मैं कैश अकाउंट में जमा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा स्टेप 6 भी कंप्लीट हुआ। देखो स्टेप 6 तक नया कुछ नहीं है, फिर से वही है जो हम करते थे, राइट। सिर्फ इसमें इस बार हमने क्या किया कि जब हम लायबिलिटी क्लोज करेंगे तो हर एक लायबिलिटी का सेपरेट लेजर बनाया, उसमें पोस्ट किया एंड पार्टनर लोन को हमने पार्टनर कैपिटल में पोस्ट किया, बस इतना ही नया है, राइट। अब स्टेप 7 इज अगेन, स्टेप 7 वही है बट विथ मॉडिफिकेशन। तो स्टेप 7 क्या कहता है? तो स्टेप 7 कहता है पे एक्सपेंसेस इफ एनी एज पर एडजस्टमेंट एंड गिव डबल इफेक्ट। तो स्टेप 7 में इससे पहले जब हमने देखा था तो पहले वाले सम्स में कहता था कि क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस को पे करो। इस बार ऐसा नहीं होगा। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में स्टेप 7 में आपको केवल खर्चों को पे करना है, वो भी एडजस्टमेंट में है। तो एडजस्टमेंट में अगर खर्चा नहीं बताया तो स्टेप 7 को स्किप करो, आगे आ जाओ। बट इस बार एडजस्टमेंट में आपको बताया कि यस खर्चा है। तो कौन से एडजस्टमेंट में बताया? तो उन्होंने कहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। यहाँ पर एडजस्टमेंट को नंबरिंग नहीं है, उन्होंने आपको सेंटेंस वाइज दिया है। तो उन्होंने लास्ट सेंटेंस में कहा था आपको कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6,000। रियलाइजेशन पर हमें 6,000 रुपये खर्च करने पड़े। तो इसका मुझे डबल इफेक्ट देना है। आई एम पेइंग 6,000। तो पहला इफेक्ट में दूंगा रियलाइजेशन के डेबिट में मैं लिख रहा हूँ टू कैश, अंडरलाइन करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 एंड इमीडिएटली इसका सेकंड इफेक्ट में उठा के कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,000, राइट। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस खर्चा है तो डेबिट, एंड मेरे कैश अकाउंट से पैसे चले गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जब भी स्टेप 7 पे आओगे तो लायबिलिटीज को अभी पे नहीं करना है। स्टेप 7 के हिसाब से केवल आपको एडजस्टमेंट में अगर खर्चे के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो खर्चों को पे करना है। तो यहाँ पर मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 पे किए एज पर दी एडजस्टमेंट एंड उसका मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। तो यहाँ पर मेरा स्टेप 7 भी कंप्लीट हुआ। तो मैं इमीडिएटली जंप कर रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 8 जो कहता है सॉल्व रिमेनिंग एडजस्टमेंट इफ एनी एंड गिव डबल इफेक्ट। अगर कोई एडजस्टमेंट बची है, हमने अभी तक उसको हाथ नहीं लगाया है, तो उसे सॉल्व करो एंड उससे डबल इफेक्ट दो। तो है क्या ऐसी कोई एडजस्टमेंट? यस, जो पहला स्टेटमेंट है या पहला सेंटेंस है जो उन्होंने कहा था कि ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व्ड, Kane and Mane cannot pay anything. Rane can contribute only 3,000 from his private estate. तो ये जो पहला पैराग्राफ या पहला सेंटेंस उन्होंने दिया उसमें उन्होंने कहा है कि आप क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे सकते हो बिकॉज सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, राइट। इसलिए सारे पार्टनर्स की एसेट्स या जो पर्सनल प्रॉपर्टी है या प्राइवेट एस्टेट है उसे बेचा गया एंड उससे पैसा लाया। बट राणे सिर्फ 3,000 ला सकता है, काने एंड माने कुछ भी नहीं ला सकते।
देखो उन्होंने क्या कहा है, काने माने कैन नॉट पे एनीथिंग, काने माने बिजनेस में कुछ भी पैसा नहीं ला सकते, बट ऑन दी अदर हैंड राणे की प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के कुछ एक्स्ट्रा पैसा बचा, वो एक्स्ट्रा पैसा वो क्या कर सकता है, बिजनेस में ला सकता है। तो इसमें कॉन्सेंट्रेट करने वाला पार्ट क्या है कि 3,000 रुपये राणे ने बिजनेस में लाए, बाकी का इमटेरियल है, काने कुछ नहीं ला सकता, माने कुछ नहीं ला सकता, तो उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, यस और नो। और जो पहला पार्ट है कि ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, मतलब वहीं पर उन्होंने आपको इंडिकेशन दिया कि ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, आप आपके लायबिलिटीज को पे नहीं कर सकते हो, मतलब यू आर ऑल इंसॉल्वेंट, यस और नो। कोई एक अगर सॉल्वेंट होता तो वो क्रेडिटर्स को पे करता, यस और नो, बट सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है इसलिए आप क्रेडिटर्स को पे नहीं कर सकते, तो वो इंडिकेशन है ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट का, राइट। तो पहला सेंटेंस इग्नोर करो, काने माने को इग्नोर करो, तो हमें कॉन्सेंट्रेट या अकाउंटिंग किसके लिए करना है, हमें बस लास्ट 2 लाइन्स के लिए अकाउंटिंग करना है, जिसमें उन्होंने कहा है राणे कैन कॉन्ट्रीब्यूट 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, मतलब राणे ने बिजनेस में 3,000 रुपया कैश लाया, सिंपल। राणे ने बिजनेस में 3,000 रुपया कैश लाया, प्राइवेट एस्टेट बेची, उसमें से 3,000 रुपये बचे जो उसने अपने बिजनेस में यानी कि पार्टनरशिप फर्म में लाया। क्या लाया, पैसा, कैश, कि राणे कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब राणे ने पैसा लाया। तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, तो पहला क्या आ रहा है हमारे पास, पैसा, तो पहला इफेक्ट मैं दे रहा हूँ कैश के डेबिट में एज टू राणेस कैपिटल 3,000। ऐसे पहले भी हमने देखा है कि पार्टनर वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी में जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है वो पैसा लाएगा, तो यही इफेक्ट देते थे पहला। एंड दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, तो मैं पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय कैश अकाउंट राणे के कॉलम में 3,000। तो राणे ने अपने प्राइवेट एस्टेट से 3,000 लाए, उसका डबल इफेक्ट कैश डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर मेरा डबल इफेक्ट हो गया। एज पर स्टेप 8 मैंने अनसॉल्व एडजस्टमेंट को सॉल्व किया, जिसमें उन्होंने राणे ने पैसे लाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उसका मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। तो माय स्टेप 8 इज डन। अब हम जंप करते हैं ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज स्टेप नंबर 9। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टेप नंबर 9 में हमें अकाउंट्स को क्लोज करने, स्टेप नंबर 9 वही है जो हमने इससे पहले सॉल्व किया कि स्टेप 9 क्या कहता है, क्लोज द अकाउंट्स। यहाँ पर भी स्टेप नंबर 9 क्या कहता है, क्लोज द अकाउंट्स। बट पहले वाले सम्स में हमने 4 अकाउंट्स क्लोज किए थे, इस बार हमें 5 अकाउंट्स का सीक्वेंस दिया है एंड इसी सीक्वेंस में हमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के सम करते वक्त अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो पहला सीक्वेंस या पहला अकाउंट हमें कौन सा क्लोज करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को मुझे क्लोज करना है, यस और नो। तो मैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूँ, तो कैश बैंक को बैलेंस करने के बाद, हम यहाँ पर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट को बैलेंस करने के बाद मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 63,000 रुपीज़ का। कितना मिल रहा है बैलेंसिंग फिगर, 63,000 रुपीज़ का। कैश अकाउंट का डेबिट बढ़ा है 69,000 माइनस 6,000, कैश अकाउंट का डिफरेंस आ रहा है 63,000 रुपीज़। इज दिस क्लियर? तो कैश में डिफरेंस इज 63,000। उस 63 का करेंगे क्या, तो अभी समझो मैं क्या कह रहा हूँ, उसे ध्यान से समझो। दिस इज आवर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब हमारे पास पैसा आया, क्रेडिट मतलब पैसा गया। तो इस कैश अकाउंट में टोटल डेबिट में 69,000 रुपीज़ आए, जिसमें से 6,000 हमने पे किए, तो अभी भी हमारे पास 63,000 रुपीज़ बचे हैं। इन 63,000 को हमें लायबिलिटीज़ को पे करना है। अभी तक हमने स्टेप 7 में किसी भी लायबिलिटी को पे नहीं किया था। स्टेप 7 हमने क्या किया था, सिर्फ हमने डिसोल्यूशन का खर्चा या रियलाइजेशन का खर्चा पे किया था। अभी भी हमारी लायबिलिटी इज अनपेड। ऑन डिसोल्यूशन आपको हर एक लायबिलिटी को कंपलसरी पे करना है। बट हमें क्वेश्चन के शुरुआत में ही पता चला कि यहाँ पर तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो जब भी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे तो इन दिस केस आपको कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट को क्लोज करना है और उसमें बचे हुए पैसे लायबिलिटीज को पे करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है, हमारे पास एक ही लायबिलिटी है, कौन सी, क्रेडिटर्स। तो जो 63,000 मेरे पास बचे हैं वो मैं क्रेडिटर्स को पे कर रहा हूँ। तो मैं 63,000 के सामने लिख रहा हूँ बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कि मेरे पास जो कैश बची एट द एंड में उठाऊंगा और अपनी लायबिलिटीज को रीपे करूंगा, राइट। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट मीन्स द मनी इज इनसफिशिएंट टू पे द लायबिलिटीज। तो जो कुछ भी बचा हुआ पैसा है वो मुझे उठा के लायबिलिटीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल लायबिलिटी नहीं है, मेरे पास एक ही लायबिलिटी है, दैट इज क्रेडिटर्स। तो जो बचे हुए 63,000 मैंने उठा के क्रेडिटर्स के नाम पर लिख लिए कि 63,000 बाय क्रेडिटर्स। उसको उठा के आप मैं इमीडिएटली सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में दूंगा एज टू कैश अकाउंट 63,000। इज दिस क्लियर? तो मैंने क्या किया, कैश अकाउंट बैलेंस
किया, उसका बचा हुआ पैसा मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया। स्टेप 9 कहता है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट को क्लोज करो, मैंने किया एंड उसका बैलेंस बचा हुआ पैसा उठा के मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया, क्योंकि मेरे पास 63,000 ही है। एंड अगर आप क्रेडिटर्स अकाउंट में देखोगे तो क्रेडिटर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 80,000, मीन्स क्रेडिटर्स को मुझे 80,000 देने चाहिए। मैं उतना दे सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। मेरे पास कैश में केवल 63,000 रुपीज़ ही बैलेंस है, मैं क्रेडिटर्स को केवल 63,000 ही दे सकता हूँ, उससे 1 रुपया ज़्यादा मैं उनको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब पार्टनर से कोई उम्मीद नहीं है। उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेची, सिर्फ राणे ने 3,000 लाया, बाकी काने माने कुछ नहीं ला सकता। वो ऑलरेडी कैश में हमने ले लिया राणे के पैसे, तो राणे के पैसे आने के बाद मेरे पास 63 बचे, वो उठा के मैंने क्रेडिटर्स को पे कर दिए। तो एज पर स्टेप 9 कैश को क्लोज करो, कैश में बचा हुआ बैलेंस उठाओ एंड लायबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करो। यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल लायबिलिटी नहीं है, इसलिए काम आसान है। आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैश में पैसा बचा, बट अगर मेरे पास क्रेडिटर्स एंड साथ ही साथ बिल्स पेबल होता तो फिर कैसे पे करते, तो वो देखते तब। तो मैंने क्या किया, अभी क्रेडिटर्स को उठा के सारे पैसे पे कर दिया, दैट इज 63,000। तो एज पर स्टेप 9 कैश बैंक क्लोज हुआ। दूसरा किसे क्लोज करना है? लायबिलिटीज को क्लोज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही लायबिलिटी विच इज क्रेडिटर्स अकाउंट, तो मैं इमीडिएटली सिंपली क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूँ। 80,000 माइनस 63,000, क्रेडिटर्स में डिफरेंस आ रहा है 17,000। इसका सिंपल मतलब है मुझे क्रेडिटर्स को देने थे 80,000, मैंने उनको दिए केवल 63,000, मैं उनको 17,000 नहीं दे सकता हूँ, इन फ्यूचर भी नहीं दे सकता और अभी भी नहीं दे सकता हूँ। मेरा बिजनेस बंद हुआ एंड बिजनेस बंद होने पर मेरे पास केवल 63,000 रुपीज़ बचे थे, जो मैंने उनको पे किए। 17,000 में अभी उनको पे नहीं कर सकता। तो इसका सिंपल मतलब है देयर इज अ शॉर्ट फॉल ऑफ 17,000। मुझे आपको 80,000 रुपये देने थे, मेरे पास केवल 63, मैंने बोला 63 ले लो और तुम्हारा और मेरा हिसाब क्लियर। मैं आपको 17,000 नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। ये सॉर्ट नो, कैश में केवल 63 थे, मैंने 63 दे दिए, अभी भी 17 कम पड़ रहे आपको देने के लिए, बट मैं कहीं से ला सकता हूँ क्या? नहीं। मैंने एसेट्स बेच दिए, पैसा आ गया। पार्टनर की एसेट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचे, उनसे भी पैसा आया, तो अब पैसा कहीं से नहीं आ सकता। तो ये जो 17,000 मैं आपको जो नहीं दे सकता हूँ उसे मैं कहूँगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या कहूँगा? दिस इज फर्म की डेफिशिएंसी। अब ये किसी एक पार्टनर की डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पर तो तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट है, तो ये डेफिशिएंसी फर्म की डेफिशिएंसी है, इसलिए मैं सिंपली उसे कह रहा हूँ टू डेफिशिएंसी अकाउंट एंड इमीडिएटली इसको उठा के मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ डेफिशिएंसी अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 17,000। तो एज पर स्टेप 9 मैंने लायबिलिटीज़ को क्लोज किया। यहाँ पर मेरे पास केवल क्रेडिटर्स एज अ लायबिलिटी है, उनको क्लोज करके उनका बैलेंस मैंने डेफिशिएंसी लेजर में पोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा दूसरा यानी कि स्टेप 9 के अंदर दूसरा लेजर दैट इज लायबिलिटी अकाउंट क्लोज हुआ। अब मुझे तीसरा क्या क्लोज करना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं फटाफट आ रहा हूँ फर्स्ट पेज पर। सबको पता है रियलाइजेशन अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, तो इमीडिएटली उसे बैलेंस करो। क्रेडिट का टोटल छोटा है, डेबिट का बड़ा है, इसलिए मुझे 36,000 का रियलाइजेशन लॉस आ रहा है, जो मैंने राने काने माने के बीच में इक्वली, वह इक्वली क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, दैट इज 1:1:1। तो 36,000 इज माई रियलाइजेशन लॉस। डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, 36,000 इज रियलाइजेशन लॉस। राने काने माने को 12,000 ईच मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब रियलाइजेशन लॉस का सेकंड इफेक्ट मैं रियलाइजेशन अकाउंट से उठा के पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में पोस्ट करूंगा, टू रियलाइजेशन लॉस 12,000 12,000 12,000। इज दिस क्लियर? सिंपल। रियलाइजेशन अकाउंट जैसे हम हमेशा क्लोज करते हैं वैसे ही मैंने क्लोज किया, उसका लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि स्टेप 9 के अंदर तीसरे नंबर पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ। अब मुझे चौथे नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो मैं सिंपली पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस कर रहा हूँ। माने काने एंड राने को मैं बैलेंस कर रहा हूं। बैलेंस करने पर हो क्या रहा है कि काने एंड माने का डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, इसलिए उनका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है क्रेडिट साइड में 6,000 एंड 32,000। काने एंड माने का कैपिटल का डेबिट साइड बड़ा है, इसलिए उनका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 6,000 काने का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड एंड 32,000 माने का डिफरेंस आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड। बट ऑन द अदर हैंड राने का क्रेडिट साइड बड़ा है 33,000 माइनस डेबिट के 12,000, तो राने का डिफरेंस आ रहा है ऑन द डेबिट साइड एज 21,000। सिंपल बैलेंसिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही बैलेंस किया। बैलेंस करने पर काने एंड माने का डिफरेंस आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड, राने का डिफरेंस आ रहा है ऑन द डेबिट साइड।
अब इन डिफरेंस को इससे पहले जब हमने रेगुलर सम सॉल्व किए थे तो इसको हम सिंपली उठा के कैश या बैंक में ट्रांसफर करते थे, कैश बैंक टैली करते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर पार्टनर कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में पोस्ट करना है एंड एंड में आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। तो 5वें नंबर पर देखोगे तो लास्ट हमें डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज करके डेफिशिएंसी अकाउंट टैली करना है। तो यहाँ पर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के केस में बस आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं कि पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया, अब उनके बैलेंसिंग फिगर का करना क्या है, उनके बैलेंसिंग फिगर को आपको डेफिशिएंसी अकाउंट में या डेफिशिएंसी लेजर में पोस्ट करने हैं। तो जो राणे के 21,000 बैलेंस बच रहा है उसे मैं कह रहा हूँ टू डेफिशिएंसी अकाउंट एंड काने एंड माने का जो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है उसे मैं लिख रहा हूँ बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। अब इन डेफिशिएंसी का मुझे सेकंड इफेक्ट उठा के डेफिशिएंसी अकाउंट में देना है, तो मैं आ रहा हूँ ऑन द सेकंड पेज जहां पर मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है। जो राणे की डेफिशिएंसी है 21,000 विच इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल, मैं डेबिट से उठा के उसे डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट कर रहा हूँ बाय राणे कैपिटल 21,000। एंड सेम वे काने एंड माने का जो डेफिशिएंसी मुझे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में दिख रहा है 6,000 एंड 32,000, उसे मैं क्रेडिट से उठा के डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर रहा हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल काने माने 6,000 एंड 32,000, दोनों मिला के 38,000, राइट। तो यहां पर याद रखने की चीज क्या है कि पार्टनर कैपिटल क्लोज करो, बैलेंस निकालो एंड उनके बैलेंसेस को डेफिशिएंसी अकाउंट में पोस्ट करो। तो एज पर स्टेप 9 मैंने चौथे नंबर पर पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया और उनका बैलेंस मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट में पोस्ट किया। अब मुझे 5वें नंबर पर डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना है। तो सिंपल डेफिशिएंसी अकाउंट अगर मैं क्लोज करता हूं तो मैं डेफिशिएंसी अकाउंट शुड गेट टैली। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में कैश या बैंक को आपको टैली नहीं करना है, आपको डेफिशिएंसी अकाउंट को टैली करना है। तो अगर आप टोटल लोगे तो क्रेडिट का टोटल है 38,000, डेबिट का टोटल भी है 38,000। सो माय डेफिशिएंसी अकाउंट इज गेटिंग टैलीड, मतलब हमने जो सम सॉल्व किया इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी कंप्लीट हुआ। कल आने के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 12। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 12 अगेन इट इज ऑन ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी। तो उस क्वेश्चन को भी पढ़ो, राइट। जैसे अभी हमने फॉर्मेट बनाया वैसे ही उसमें बनने वाला है। उसमें भी बनने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें बैंक अकाउंट है वो बनेगा। फिर हमें जितनी लायबिलिटीज, उसमें भी एक लायबिलिटी है तो वो लायबिलिटी कौन सी है उसका अकाउंट, एंड डेफिशिएंसी अकाउंट, उसमें भी 5 लेजर बनेंगे, राइट। तो वो आपको फॉर्मेट ड्रॉ करके रखना है। प्लस आज जो हमने सम सॉल्व किया उसे रिवाइज करो, 2 बार कम से कम रीसॉल्व करो। इज दिस क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।